नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस अत्यंत रोचक और गोपनीय क्रिया से संबंधित चर्चा के विषय में, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से कुंडलिनी का जागरण, चक्रों का में ऊर्जा का प्रवाह ये नित्य प्रति स्वस्फूर्त स्वयं सिद्ध तरीके से हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि हमें अलग से कुछ करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखें तो ये स्वतः ही हो रहा है। सिर्फ होता क्या है कि जब हम साधना करते हैं तो उस स्तर को हम पार कर उसके अगले स्तर पर पहुंच पाते हैं। हम उसकी गहराइयों में, अतल गहराइयों में उतर पाते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए एक साधारण सा उदाहरण भी सफिशिएंट रहेगा, काफी रहेगा। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप एक माचिस की तीली निकालते हैं, मैच स्टिक, और उसको एक रफ सरफेस पे रगड़ते हैं तो उसमें जो कुछ नहीं दिख रहा था वो स्पष्ट हो जाता है, यानी एक ज्योति प्रकट हो जाती है, एक फायर, एक अग्नि प्रकट हो जाती है। आपके पास थी तो एक काड़ी या मैच स्टिक या माचिस की तीली और उसके ऊपर लगा हुआ थोड़ा सा फास्फोरस, और साथ में था आपके एक रगड़ने के लिए रफ सरफेस। तो ऐसा क्या हुआ कि इस क्रिया के माध्यम से एक नई दिशा, एक नई डायमेंशन ही पैदा हो गई, जिससे हमारे जीवन में पूरा बदलाव संभव हो सका। जितना भी भोजन पकाने की क्रिया है या जितना भी रात में लाइट प्रकाश पाने की क्रिया है, वो सारी क्रिया आदिम काल में उसी प्रकार से प्रारंभ हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मात्र 3 चीजों के मिलने से जलने योग्य वस्तु, उसके जलने के लिए जो माध्यम है ऑक्सीजन यानी वायु, और एक टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, जो आप माचिस की तीली को घिस के या रगड़ के उत्पन्न करते हैं, बस इतना सा चाहिए और वो अग्नि स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। तो यानी कि अग्नि तो सभी में है, फर्क बस इतना सा है कि कहीं पर वो जल्दी प्रकट हो जाती है और कहीं पर वो देर से प्रकट होती है। अगर आप लोहा घिस रहे होंगे तो आपने उसमें भी देखा होगा कि उसमें से भी चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो यानी कि प्रकाश या हीट या ज्योति ये उपस्थित है, सिर्फ इतना सा है कि किसी में इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी में कम है, और किसी में जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस या मीडियम अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी अगर आप देखें तो वायु उपलब्ध है, जो माध्यम है कंबशन का। हमारे शरीर में वो तत्व उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से फायर प्रकट हो सकती है। हमें सिर्फ उस इग्निशन टेम्परेचर को लाना है, उस साधना के माध्यम से इग्निशन टेम्परेचर तक, उस स्तर तक पहुंचना है कि जहां पर फायर प्रकट हो जाए। तो अगर आप देखें तो ये सारी क्रिया स्वतः हमारे अंदर होती रहती है, लेकिन होती कुनकुनी सी है। ऐसा समझिए कि सतही होती है ये। जब हम इस पे ध्यान देते हैं तो हम इसके गहराई में उतरने लगते हैं, और जब गहराई में उतरते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि ये लकड़ी, ये वायु, ये सब छूट जाती है और आप उस ज्योति में होते हैं। तो हमारी यात्रा एक सरल सहज रूप से क्यों नहीं हो सकती? क्या आवश्यकता है कि हम उसको इतना दुरूह बनाएं, इतना क्लिष्ट बनाएं कि हम अपने जीवन को ही एक प्रकार का बोझ सा बनाने लगे कि अब इसमें से ये समय निकाल करके हमें ये क्रिया करनी है। ये तो हर समय हो ही रही है ना, तो फिर अलग से क्यों करनी है? हमें मात्र उसको एम्पलीफाई होने देना है। और एम्पलीफाई कब होता है? आप देखिए, जब भी आप किसी जगह आपके चोट लगी हो या कोई समस्या हो तो आपका ध्यान तुरंत पहुंच जाता है। आपका ध्यान जैसे ही वहां पहुंचता है तो आपको हीलिंग शुरू हो जाती है, आपको वो कुछ ना कुछ वहाँ ठीक करना शुरू कर देता है, या आपका हाथ पहुँचेगा, उससे पहुँचेगा वहाँ पर, आप उसको सहलाएंगे और वो ठीक होने लगेगा, आपको वो खुजली समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही जब आप इसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप अतल गहराइयों में उतरने लगेंगे। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है कि ये सब कुछ हमारे जीवन में है और किस प्रकार से है, उसी को समझने के प्रयास के लिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियोस में समझा किस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में तत्वों की स्थिति है, जैसे छाती में श्वास में वायु की, पेट में अग्नि की, नीचे जल और पृथ्वी की, गले में आकाश जिसके माध्यम से हम बोलते हैं उसकी। फिर हमने जाना है कि इनसे संबंधित ऊर्जा किस प्रकार से गति करती है और किस प्रकार से नाभि पर
एक कुंडलाकार ऊर्जा, स्पाइरल एनर्जी पैदा होती है जो कि इन सब तत्वों में घूमती है। और इससे हमने जाना कि किस प्रकार से वो कुंडलाकार आकृति से ये ऊर्जा, तत्वों की ऊर्जाएं उन तत्वों के जगह पर ही, जैसे वायु तत्व अगर हमारे वक्ष में है तो वायु तत्व का कॉन्सेंट्रेट, कंडेंस फॉर्म ही उसका चक्र है, अनाहत चक्र है, जहां पर वायु का तत्व स्थित है। तो यहां तक हमने समझा। फिर हमने ये भी जाना कि जैसे बच्चे खेलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, वैसे ही ये डॉट्स को जब देखा गया, कंबाइन किया, तो ऊर्जा का प्रवाह इन सब में एक प्रकार से हो रहा था, एक गति हो रही थी। अब ये हमने जाना कि इस प्रकार से जब गति होती है तो उसका जो आनंद है वही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से हमने समझा। तो हम यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद में इन चक्रों में गति भी विभिन्न प्रकार से हो सकती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कैसे ये स्वतः हमारे शरीर में हर समय हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि सारे तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। और किस प्रकार से संबंधित हैं? अब जैसे देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पृथ्वी पर आपने देखा होगा तालाब बने हुए, नदियां जिनमें पानी बह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी कंटेन करती है, रखती है अपने अंदर जल को। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सूर्य ऊपर से तपा रहा है, तो ये अग्नि है। उस अग्नि के कारण से वायु के प्रेशर्स डिफरेंट हो रहे हैं जगह जगह पे, और इसकी वजह से आंधी, तूफान, अंधड़ आते हैं। ये वायु है। और ये सारा कुछ जिसमें कंटेंड है, ये सारा कुछ जिस अंतरिक्ष में, जिस तत्व में ये सब कुछ कंटेंड है, उसे आकाश कहते हैं। तो अब ये पांचों तत्वों से संबंधित, जब हमें पता है 5 चक्र होते हैं, पृथ्वी तत्व का मूलाधार, स्वादिष्ठान का जल, मणिपुर की अग्नि, अनाहत में वायु और विशुद्ध में आकाश तत्व। अब ये किस प्रकार से पांचों तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर के गति करते रहते हैं और किस प्रकार ये क्रिया हमारे अंदर स्वस्फूर्त हो रही है, तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी नाक जिससे आप श्वास ले रहे हैं वो कौन सी नाक चल रही है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो लेफ्ट बाई नाक से आप सांस ले रहे हैं या दाईं से ले रहे हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं जो दोनों नाकों से भी सांस ले रहे हो। तो ये जो बाई नाक से सांस लेना है इसे ही इड़ा कहते हैं, और जो दाईं नाक से सांस लेना है इसे पिंगला कहते हैं, पिंगला नाड़ी का सक्रिय होना। और जब दोनों चल रही होती हैं तो इसे सुषुम्ना कहा जाता है। अब ऐसे में जब आप सांस ले रहे हैं तो आप देखेंगे दूसरा कार्य आपको ये करना है कि अपनी नाक के आगे हाथ लगाइए। तो आप हाथ को धीरे धीरे आगे पीछे करिए, तो आपको दिखाई देगा कि एक जगह तक, एक दूरी तक वो सांस आपकी, जब एक्सेल आप करते हैं, प्रश्वास करते हैं, तो वो हाथ को स्पर्श कर पा रही है। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे, 10 मिनट बाद में फिर देखिए, 15 मिनट बाद फिर देखिए, तो आप देख कर के हैरान रह जाएंगे कि ये सांस जो आप एक्सेल कर रहे थे कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। कभी वो जो है 3 सेंटीमीटर तक, 3 इंच तक आ रही होगी, कभी 6 इंच तक आ रही होगी, कभी 9 इंच तक आ रही होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि श्वास में कुछ ऐसा है जो उसकी गहराई को, उसकी दूरी को बदल रहा है। तो यही है शिव स्वरोदय के आधार पर समझा हुआ तत्व। अब इसको भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हमने तत्वों के बारे में बात करी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बारे में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम सांस ले रहे हैं और वो दूरी घट बढ़ रही है, तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारी नाक में उस नाड़ी के माध्यम से कुछ तत्व उस समय चल रहे हैं और कुछ विलुप्त है। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट होने लगेगा कि जब हमारी एक नाक चलती है, लेट से बाई नाक चलती है, तो बाई नाक में पहले एक तत्व आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आता है, फिर 5वां आता है, क्योंकि पांचों अपनी अलग अलग दूरियां आपको एक्सेल के माध्यम से प्रतीत कराएंगे। अब उसके बाद क्या होता है? तो सबसे अंत में आकाश तत्व आता है। तो आकाश तत्व के आने से उसके बाद में सुषुम्ना का प्रवाह होता है कुछ क्षण के लिए, और सुषुम्ना के प्रवाह के बाद में, अब पहले बाई नाक से अगर हम सांस ले रहे थे तो अब हम दाई नाक से सांस लेने लगते हैं। अब दाई नाक में फिर पुनः वही क्रम चलता है, एक तत्व आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर ये पूरा क्रम सुषुम्ना तक पहुंचेगा और सुषुम्ना से होके फिर वो वापस इड़ा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से
जो 5 तत्व हैं वो पहले इड़ा में चले, फिर वो 5 तत्व पिंगला में चले, और इस प्रकार से वो बार बार गति कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये एक प्रकार की माला बन जाती है, जिसके अंदर सुषुम्ना वो मन का है, जिसके माध्यम से वो चेंज ओवर होता है, इड़ा से पिंगला, पिंगला से इड़ा। अब ऐसी अवस्था के अंदर ये भी जानना आवश्यक है कि जो तत्वों का क्रम है वो एक विशेष प्रकार से होता है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारी मुख्यतः चेतना, मैक्सिमम लोगों की मुख्यतः चेतना पहले 3 चक्रों में ही केंद्रित है। तो इस कारण से इसको अगर हम समझें तो वो ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर गति ज़्यादा रहेगी। हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले वायु को प्रभावित करेगी, तो यानी कि हमारा अनाहत चक्र सक्रिय होगा। फिर उसके बाद में वही एनर्जी प्रेशर के माध्यम से नाभि तक पहुंचेगी, तो इसका मतलब मणिपुर चक्र सक्रिय होगा। और इसके बाद में आपने जाना था, जब हम नाभि ध्यान और पंचदशी क्रिया के विषय में बात कर रहे थे, श्री विद्या के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से ऊर्जा फिर गति करती है और नीचे पेरिनियम कोकेक्स तक पहुँचती है। तो ये मूलाधार हुआ, पृथ्वी तत्व हुआ, और फिर इस पृथ्वी तत्व के बाद में ये ऊर्जा घूर्णन करती हुई घूमती हुई ऊपर आती है सैक्रम में, हमारे सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र में। और स्वादिष्ठान चक्र में ला करके हम इसको, जो हमने गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग किया था उसमें भी ला करके हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं। इसके बाद ये स्वतः अपने आप ही वहां से उठती है और उठ करके आकाश तत्व तक पहुंच जाती है, सीधे आकाश में पहुंच जाती है। तो अगर आप देखें तो ये एक प्रकार का क्रम हुआ, जिसमें अनाहत से, जहां से हमने सांस ली, फेफड़ों से, हृदय से, वहां से प्रारंभ होती है, नाभि तक आती है, मूलाधार तक जाती है, मूलाधार से वापस सैक्रम में आती है, और सैक्रल चक्र से यानी स्वादिष्ठान चक्र से स्वतः ही विशुद्ध चक्र तक पहुंच जाती है। अब जब विशुद्ध में पहुंच जाती है तो ये सुषुम्ना में पहुंचती है, क्योंकि यही है जहां पर सुषुम्ना सक्रिय है बहुत ज्यादा। यहां से लेकर के आगे का सारा मार्ग सुषुम्ना का ही मार्ग बन जाता है। इसको कभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहां से फिर पुनः हमारी दूसरी नाक चलनी शुरू हो जाती है, और बिल्कुल मिरर इमेज इसकी फिर से प्रारंभ हो जाती है। आकाश से वायु में आते हैं, वायु से फिर मणिपुर में, मणिपुर से मूलाधार में, मूलाधार से स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान से फिर वापस आकाश में। तो ये जो एक चक्र है, ये जो एक क्रम है, यही वो माला है जिसके माध्यम से आप तत्वों में एक के बाद एक में गति करते हैं, और ये स्वतः हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है श्री स्वर्दे में बताया भी गया है कि हमारी सांस चल रही है, और आपने भी अनुभव किया है कि हमारी सांस तो चल ही रही है ना। जो वो एक नाक से चलती है, फिर दूसरी नाक से चलती है, फिर पहली नाक से चलती है, फिर दूसरी नाक से चलती है, और उसमें जहां आपने हाथ लगा करके देखना अनुभव प्रारंभ किया कि कितनी दूर तक आप एक्सेल कर पा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में कीजिए इसको, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में आप करके देखिए 5-7 बार, आपको दिखाई देगा कि ये दूरियां परिवर्तित हो रही हैं। तो ये जो परिवर्तन है, यही वो तत्व हैं जो एक नाड़ी में प्रकट होते हैं और फिर लुप्त होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तत्वमाला का ज्ञान बनता है। अब इसे हमें जो है गहराई से समझना इसलिए भी आवश्यक है कि इसके बारे में हम इन प्रयोगों को समझ सकें, कैसे ये गति करनी है और कैसे इस ध्यान को हम इसमें मूव कर सकते हैं। फिर वो कौन से 3 तथ्य आवश्यक हैं जिसके माध्यम से ये चैतन्य हो जाए। तो इस सब पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब ये स्वस्फूर्त प्रक्रिया है तो किस प्रकार से इसको इंटेंसिफाई किया जा सकता है, इसको एम्पलीफाई किया जा सकता है अपने आप में ही। परंतु आशा है कि आप ये समझ पाए होंगे कि इन चक्रों में उस कुंडलाकार ऊर्जा की गति स्वतः ही हो रही है, कम हो या ज्यादा हो, बैलेंस्ड हो या इम्बैलेंस्ड हो, उसके बारे में आगे चर्चा चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।